एमपीपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन आ गए एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के, जो कि सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसे अच्छे से क्वेश्चन लगाएं इसके आप इसमें आप क्या क्या लगा सकते हैं। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ एमपीपीएससी, दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ ईएसी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम, तीसरा प्रीवियस ईयर नहीं है, आप गुप्ता एंड गुप्ता भी सॉल्व करें, क्योंकि उसमें भी काफ़ी वाइड वैरायटी के क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं, जिससे आप रैंक ला पाएंगे। ये तीन चीज़ें जिसने कर ली उसकी रैंक 101 निश्चय है, वो फर्स्ट रैंक ही लाएगा। अगर ये चीज़ें आपने बहुत ज़्यादा कर ली, बहुत ज़्यादा मतलब आपने रिवीजन इसका लगा लिया, तो रैंक आ जाए। तो अब हम सॉल्व करेंगे एमपीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के। मैंने क्वेश्चन पेपर वाइज असेंबल कर रखे हैं और आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, दैट इज ऑफ न्यूमेरिकल टाइप। एंड ये क्वेश्चंस जो हैं ये टाइम टेकिंग है, तो इन पे कम से कम आप फोकस करें, क्योंकि ये आपका टाइम किल कर देंगे। इसलिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे जरूर बनाए जाते हैं जो बच्चों का टाइम वेस्ट करें, उनसे वो नर्वस हो जाएं और वो सोचें कि मुझसे तो बन नहीं रहा है, अब मैं पेपर सही से अटेम्प्ट नहीं कर पाऊंगा। इसलिए ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का सही तरीका नहीं है। इनको हम सॉल्व भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस इतने न्यूमेरिकली डीपर हैं कि उन्हें सॉल्व करने में कैलकुलेटर भी अगर दिया जाता है तो उसमें भी आप गलती कर सकते हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चंस को इग्नोर करें। कुछ क्वेश्चंस बने ही होते हैं, टॉपर भी कभी भी फुल मार्क्स नहीं आता है, क्योंकि वो बाकी सारे क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, जो कहता है कि अ सॉल्यूशन हैज 100 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ अमोनियम आयंस। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन निकालनी है जो रिक्वायर्ड है फॉर कन्वर्टिंग अमोनियम आयंस टू नाइट्रेट आयंस। सो सी, इसके लिए सबसे पहले आपको इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, जो कि है अमोनियम आयंस में ऑक्सीजन कितनी मिलाएं ताकि कन्वर्ट हो जाए वो नाइट्रेट आयंस में। अब देखिए, नाइट्रेट होता है NO3 माइनस प्लस वाटर जरूर बनेगा। तो कितने, एक तो पहले हम ये देख लें कि नाइट्रेट आयंस NO3 माइनस है, और अगर नाइट्राइट पूछा होता तो नाइट्राइट होता है NO2 माइनस। नाइट्रोसोमनास, नाइट्रोबैक्टर भी होते हैं, वो क्या होते हैं वो आप कमेंट्स में लिखिए कि कैसे निकालते हैं उन्हें। सो सी, अब अमोनिया नाइट्रोजन 1 था, 1 से हो गया, हाइड्रोजन इधर 2 हैं, इधर 4 हैं, और ऑक्सीजन यहाँ पे 3 और एक 4, यहाँ पे 2 ही हैं, तो यहाँ पे ट्वाइस तो लग ही जाएगा। और हाइड्रोजन के 2 आयंस तो इधर आ गए, बाकी हाइड्रोजन आयंस निकल जाएंगे। तो नाउ यू कैन सी कि अमोनिया का टोटल वेट कितना होता है। नाइट्रोजन का 14 प्लस 4 हाइड्रोजन, ये हो रहा है ट्वाइस ऑफ ऑक्सीजन, 16 दूना 32 को कन्वर्ट करने में आपका ये कन्वर्जन फिर हो जा रहा है कितने, तो 18 मिलीग्राम अमोनियम आयंस मिलाकर, किसमें मिलाकर, 2 इंटू 32 ऑक्सीजन में मिलाकर आपका कन्वर्जन हो जा रहा है। तो अब पूछा जा रहा है कि 100 मिलीग्राम ऑफ अमोनियम आयंस में कितना कन्वर्जन होगा। तो जब 18 मिलीग्राम में 2 इंटू 32 लग रहे हैं, तो 100 मिलीग्राम्स में कितना चाहिए होगा, इट विल बी 2 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 100। इसको आप निकालिए तो 2993.5 बचा, 545, और 9 और 5 का तो वैसे ही आंकड़ा सही नहीं है, तो 3.55555 चलता जाएगा। तो इसमें आपको लगेंगे 355.55 मिलीग्राम पर लीटर
ऑक्सीजन चाहिए होगा। इसमें एक्स्ट्रा नॉलेज भी दी है मैंने कि नाइट्रोजन साइकिल जो चलती है तो उसमें क्या क्या होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, दैट इज नाइट्रोजन टू अमोनियम आयंस। नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, दैट इज अमोनिया टू नाइट्रेट आयंस। एसिमिलेशन क्या होता है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अमोनिया एंड नाइट्रेट आयंस। अमोनिफिकेशन क्या होता है, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स टू अमोनिया। नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, नाइट्रेट टू नाइट्रोजन गैस। बस इतना ही काफी है। लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42. 1 liter of sewage when allowed to settle for 30 minutes gives a sludge volume of 27 centimeter cube. If dry weight of sludge is 3 grams, then its sludge volume index. स्लज वॉल्यूम इंडेक्स देखते ही आपके माइंड में इसका फॉर्मूला याद आना चाहिए कि स्लज वॉल्यूम इंडेक्स इज, इसकी फॉर्मूला भी याद मत रखो, आप सीधे यूनिट याद रखो, मिलीलीटर पर ग्राम। बस इतना ही याद रखो, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। इससे ज़्यादा आप याद रखोगे तो आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे ऑब्जेक्टिव, अगर कंफ्यूज हो गए तो मिलीलीटर पर ग्राम, बस इतना ही माइंड में घुसा के रखा तो आपने सीधे ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन 2 सेकंड में सॉल्व कर दोगे, मिलीलीटर पर ग्राम। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं कि ये क्या कहना चाहता है, कैसे हमें परेशान कर रहा है। कि स्लज वॉल्यूम इंडेक्स जो है वो हमेशा 30 मिनट्स के लिए होगी, तो इस पे आप कंसंट्रेट ना करें, इससे कोई हमारा रिलेशन नहीं है। अब स्लज वॉल्यूम इंडेक्स एक्चुअली में होती क्या है, इट इज सेटल्ड स्लज वॉल्यूम जो हमारा मिलीलीटर में होता है डिवाइडेड बाय MLSS, मिक्स लिकर सस्पेंडेड सॉलिड्स, दैट इज इन ग्राम। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि हमारा स्लज वॉल्यूम इंडेक्स क्या होगा मिलीलीटर में। इसको हम 27 सेंटीमीटर क्यूब डायरेक्टली ही मिलीलीटर होता है। तो देखिए सेंटीमीटर क्यूब तो मिलीलीटर में हो गया, ये हमें कैसे फाइनल हुआ कि मीटर क्यूब को अगर हमको लीटर में कन्वर्ट करना होता है तो 1 मीटर क्यूब में 10 क्यूब लीटर होते हैं। मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में किया तो क्या आएगा, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर का क्यूब इज इक्वल्स टू 10 क्यूब इनटू लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट किया तो एक 10 क्यूब और लग जाएगा और मिलीलीटर में कन्वर्जन हो जाएगा। तो दिस थिंग implies 10 raised to power 6 centimeter cube is equals to 10 raised to power 6 milliliter, which says that centimeter cube is finally equals to milliliter. तो स्लज वॉल्यूम इंडेक्स हमको अब निकालना है, so it will be equal to 27 milliliter divided by ग्राम क्या दे रखे हैं 3, so this is equals to 9 milliliter per gram. That is the answer. Let's come to our next question. Calculate amount of oxygen required for reacting with 2 moles. इस क्वेश्चन में 2 moles of ammonium ions को नाइट्रेट आयन में कन्वर्जन करने के लिए रखा है। एक तो ये क्वेश्चन काफी देखा गया है कि पेपर सेट करने वाले सही तरीके से सेट नहीं कर पाते हैं MPPSC के। इसी के ऊपर क्वेश्चन था हमारा इसके पहले वाला क्वेश्चन, दैट इज द सेम क्वेश्चन। तो अब देखिए 2 moles ऑफ अमोनियम कितने ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, मतलब कितने मोल्स हो गए टू कन्वर्ट इट इनटू नाइट्रेट। टू कन्वर्ट इट इनटू नाइट्रेट एंड वाटर तो निकलेगा ही, प्लस हाइड्रोजन आयन्स और निकलेंगे। अब इसके नंबर्स निकालते हैं हम। तो 2 मोल्स तो ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है अमोनियम आयन्स के, कितने और लगेंगे ऑक्सीजन के ताकि नाइट्रेट और बाकी चीजें निकल आए। अब देखिए 2 नाइट्रोजन है तो यहाँ पे 2 तो लगाना ही पड़ेगा,
नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गई। नाइट्रोजन बैलेंस होने के साथ साथ ऑक्सीजन कितनी हो गई, 3 दूनी 6 और 1 7। तो यहाँ पे 4 तो मैं अभी लगा देता हूँ, बाद में हम चेंज करते रहेंगे, क्योंकि 7 लग गए तो 3.5 तो नहीं लगाएंगे, बाकी के H+ तो निकलेंगे ही। तो मेरे ख्याल से अब हमें आंसर मिल गया है कि ऑक्सीजन 4 दूनी 8 हो रही है और यहाँ पे 6 और 1 7। तो यहाँ पे अगर मैं ट्वाइस लगा देता हूँ तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गई। बाकी बची है अब हाइड्रोजन, तो दैट इज 4 दूनी 8, 8 इधर, तो 4 दूनी 2 दूनी 4 और 4 हाइड्रोजन आयन्स हो जाएंगे। तो टोटली बैलेंस इक्वेशन हो गई है। अब हमें जो निकालना था उसका आंसर भी हमें मिल गया है कि 2 मोल ऑफ अमोनियम आयन्स को निकालने के लिए कितने ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, दैट इज 4 मोल्स। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट आर लॉग रिमूवल वैल्यू ऑफ 99% रिमूवल। अब आर लॉग रिमूवल देखते ही कई सारे बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ ही देंगे, बट दिस इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन। बस आपको आर लॉग रिमूवल का फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसको याद कर लीजिए, क्योंकि MPPSC जो है बहुत अजीब अजीब से क्वेश्चंस देने वाला है। हालांकि बहुत कम टाइम टेकिंग है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं जो हमने देखा है बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकली डीपर चले गए वो। बट आर लॉग रिमूवल इस साल भी 2 बार दे दिया, इस पे 2 या 3 क्वेश्चन दे दिए, तो इसको भी सही से समझ लीजिए कि आर लॉग रिमूवल का फॉर्मूला क्या है, -log10 1 - NT/N0। ये जो है ये चिक वॉटसन्स फॉर्मूले से आता है। ठीक है, चिक वॉटसन्स फॉर्मूले से आता है। आपने थोड़ा बहुत तो नोट्स बनाए ही होंगे, तो उसमें आपको पता चल रहा होगा कि बैक्टीरिया किलिंग रिमूवल कितने हुए उन सब से। तो हम इस पे डीप में अभी नहीं जाएंगे, हम जब सॉल्यूशंस इसके नोट्स जब मैं पूरे प्रॉपरली बनाऊंगा तब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब हमें ये दे रखा है कि रिमूवल जो है दैट इज 99%। सो हमारे पास NT/N0 ये रिमूवल होता है कि एट टाइम t टू दी इनिशियल रिमूवल के पहले कितने अवेलेबिलिटी थी, तो ये 99% दे रखा है, तो ये हमारे पास है 0.99। इसको सीधे इस फॉर्मूले में रख देंगे हम, तो वैल्यू आ जाएगी हमारी आर लॉग रिमूवल की -log10 1 - 0.99, दैट इज -log10 0.01। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁻2, 10⁻⁻2 का माइनस माइनस प्लस हो गया, तो दिस कम्स आउट टू बी +2। दैट इज आवर फाइनल आंसर विच इज ऑप्शन ए। मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 50। देखिए सब क्वेश्चन हम ऑब्जेक्टिव वाइज तैयारी कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव वाइज ही फास्टली प्रिपेयर करते चलिए, क्योंकि अगर आप स्लोली, अभी भी कितने दिन बचे हैं, 1 महीने 10 दिन बचे हैं, एग्जाम शायद पोस्टपोन होगी ही कोरोना की वजह से, बट फिर भी प्रिपरेशन ऐसी रखिए कि फाइनली आपसे एक भी क्वेश्चन छूटे ना, जो सिंपल है खासकर, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वो ना छूटे कम से कम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 45%। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रिमेनिंग pathogen concentration at 99% removal after 5 minutes of contact time? 99% रिमूवल ही हुआ है, देखिए ड्यूरिंग क्यूरेशन। के की वैल्यू दे रखी है 0.06 पर मिनट। अब हमारा डायरेक्ट चिक वॉटसन्स फॉर्मूला लगेगा विच सेज दैट रिमूवल कितना हो रहा है एट एनी टाइम t टू इनिशियली प्रेजेंट, दैट इज N0 इज इक्वल्स टू e⁻⁻kt। ओके, तो k की वैल्यू हमें दे रखी है 0.06 पर मिनट, टाइम दे रखा है हमें 5 मिनट्स, 0.06 पर मिनट। तो इसकी देखिए आप यूनिट लेस हो जाता है ये,
तो परसेंटेज ऑफ रिमेनिंग पैथोजन कंसंट्रेशन एट 99% रिमूवल। तो पैथोजन का कंसंट्रेशन मतलब कि हमारा एंटी परसेंटेज विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियली प्रेजेंट पैथोजेंस। So this gives Nt by N naught is equals to e raised to power minus 0.06 into 5 which is equals to, आप साइंटिफिक कैलकुलेटर में निकालेंगे तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आएगी 0.74, दैट इज 74%। तो आपका एंटी जो है which is the pathogen concentration is approx 74% of initially available pathogens. So our correct option will be C. चलिए एक और डीप क्वेश्चन चिकन वॉटसन्स लॉ पर। चिकन वॉटसन्स लॉ कहता क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट आर प्रेजेंट एट एनी टाइम t which are present at the start, इसका रेशियो इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर माइनस के टी, कि कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एट टाइम टी प्रेजेंट होंगे एज कंपेरिजन टू स्टार्ट में। ऐसा क्या मिलाया जिससे हमारे पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये सब रिड्यूस हो गए। तो इस वाले एक्सपेरिमेंट में हमें ये कहा गया है कि इसमें हमने एक्सपेरिमेंट किया कि 0.1 मिलीग्राम हमने HCl मिलाया जिससे 89% ऑफ बैक्टीरिया किल हो गए 5 मिनट में। तो हमें टाइम दे दिया है 5 मिनट्स, हमें निकालना ही है डिसइंफेक्शन रेट कांस्टेंट, मतलब कि हमें के की वैल्यू निकालनी है। और कहा गया है कि 0.1 मिलीग्राम ऑफ HCl मिलाने से 89% बैक्टीरिया किल हो गए। तो हमारे टाइम टी, इस टाइम पे 5 मिनट के बाद हमारे पास कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बैक्टीरियाज बचे हैं, 89% तो किल हो गए। तो हमारे पास 11% एट टाइम टी बचे हैं एज कंपेयर टू हमारे स्टार्ट ऑफ द टाइम पे, दी स्टार्ट ऑफ द टाइम। तो ये कैंसल होता है, दिस इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर माइनस के इंटू 5 मिनट। सो दिस थिंग इम्प्लाइज 0.11 is equals to e raised to power minus k into t। दोनों जगह आप लॉन लीजिए और निकालिए कि e माइनस के इंटू 5 की वैल्यू क्या आती है, एंड यू कैन फाइंड आउट के k इज इक्वल्स टू 0.4416 पर मिनट। इसकी वैल्यू लॉन 0.11 की वैल्यू निकल के आती है करीब 2.222 समथिंग। ओके, so that is when divided by 5 it comes out to be 0.4416. that is our answer. The correct answer is option C. The chloride content of treated water for public supply should not exceed। तो देखिए पहले ये देखिए क्लोराइड कंटेंट होती क्यों है। तो दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सोडियम क्लोराइड। मेनली यही है जिसे हम कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं, जिसकी वजह से सॉल्टी टेस्ट जो आ जाता है वाटर में। और यही सॉल्टी टेस्ट को हमें पानी में किससे ज़्यादा नहीं होने देना है, 250 मिलीग्राम पर लीटर। मिलीग्राम पर लीटर को ppm भी कहते हैं। सो दैट इज ऑप्शन डी। इसके ऊपर एक और क्वेश्चन आता है विच इज कि हम क्लोराइड कंटेंट को मेजर कैसे करते हैं। तो इट इज मेजर्ड बाय टाइट्रेटिंग वाटर के सैंपल को। सैंपल जो है उसमें हम सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 भी मिलाते हैं,
सैंपल प्लस सिल्वर नाइट्रेट प्लस हम इसमें पोटेशियम क्रोमेट जो KCrO4 ये इंडिकेटर होता है हमारा, इसे भी मिलाते हैं और हम क्लोराइड की कंटेंट निकालते हैं, जिसकी वैल्यू 250 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इट इज हार्मफुल फॉर पब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें दिया है क्लोरीन रेसिडुअल डाटा ड्यूरिंग क्लोरिनेशन ऑफ वेस्ट वाटर विच कंसिस्ट ऑफ अमोनिया ऑर्गेनिक एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पूछा गया है कैलकुलेट क्लोरीन डोज एट ब्रेक थ्रू पॉइंट। इसी ब्रेक थ्रू पॉइंट को ब्रेक पॉइंट भी बोलते हैं, ब्रेक पॉइंट डोसेज। तो देखिए, अगर इसको ऑब्जेक्टिवली आपको सॉल्व करना है तो मैं इसको डायरेक्टली भी बता सकता हूँ कि इसके लिए डायरेक्ट आंसर कैसे दे सकते हो आप, ब्रेक पॉइंट कैसे कहाँ पे आएगा। तो पहले वही देख लेते हैं एक सेकंड में कि ब्रेक पॉइंट आएगा तो वो ऐसे आएगा कि रेसिडुअल कितनी बच रही, 0 से 0.4, 0.4 के बाद बढ़ी 0.8, इसके बाद डायरेक्टली डिक्रीज कर गई 0.4 पे। तो ये जो क्लोरीन डोसेज थी ये थी हमारी ब्रेक पॉइंट। इसके बाद क्लोरीन ने अपना रेसिडुअल बचाना कांस्टेंट कर दिया। देखिए कैसे, 1.5 पे 0.4 डिफरेंस है, 1.1, 2 और 0.9 में रेसिडुअल कितना बच रहा है 1.1, 2.5 और 1.4 में कितना बच रहा है 1.1। बाकी में देखेंगे आप तो रेसिडुअल इज नॉट कांस्टेंट। सो ये तो एक आपका तरीका हो गया निकालने का। इसका एक्चुअल तरीका जो होता है वो ये होता है कि एक ग्राफ ड्रॉ किया जाता है दैट इज बिटवीन द क्लोरीन डोसेज या क्लोरीन दैट इज अप्लाइड एंड दैट इज द क्लोरीन रेसिडुअल। दोनों ही मिलीग्राम पर लीटर में रखे जाते हैं। ये लेबोरेटरी टेस्ट करें। अच्छा, क्लोरीन रेसिडुअल निकालने के 4 मेथड्स हैं जो कि अलग एक ऑब्जेक्टिव आ सकता है। पहला है ऑर्थोटोलुडेन टेस्ट, नोट्स में देख लेंगे आप। दूसरा है DPD टेस्ट होता है एक, इसका फुल फॉर्म आप कमेंट में लिखिए। ढूंढ लिया आपने तो एक उपहार मेरी तरफ से, आपका नंबर भेज दीजिएगा, उसमें मैं कुछ उपहार भेज दूंगा। तीसरा होता है स्टार्च आयोडाइड टेस्ट और चौथा होता है क्लोरोटेक्स टेस्ट। इन चारों को पढ़ने की अभी जरूरत नहीं ऑब्जेक्टिवली, बस ये टेस्ट होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो आप देखेंगे कि 0.1 क्लोरीन डोसेज पे रेसिडुअल कितनी है 0, तो ये 0.1 पे कितनी आई 0.8, 1.5 पे फिर से घट के आ गई 0.4, तो ये कर्व आ जाएगा। इसके बाद जो भी क्लोरीन आ रही है 2 पे कितनी है 0.9, दैट इज समथिंग हियर, तो इसके बाद ये लीनियर कर्व आता है। और एक चीज पूछी जाती है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो मैं अभी बता देता हूं, दैट इज दी क्लोरीन डिमांड। क्लोरीन डिमांड भी पूछी जाती है। क्लोरीन डिमांड के लिए ही मैंने ये ग्राफ बनाया था। क्लोरीन डिमांड पूछते हैं तो हमें क्या निकालनी है क्लोरीन डिमांड। तो ये जो 1.1 हमने इनिशियली स्टार्टिंग में निकाली थी सभी की, यही क्लोरीन डिमांड है कि इसके बाद कांस्टेंट हो जाता है कि क्लोरीन डिमांड है क्या, आप कितनी भी डालेंगे उसके बाद 1.1 मिलीग्राम पर लीटर क्लोरीन तो यूज होनी ही नहीं है, ये रेसिड्यू में रहेगी ही। ठीक है, तो क्लोरीन डिमांड क्या हो जाती है, ये डिफरेंस होती है अप्लाइड क्लोरीन की विथ रिस्पेक्ट टू द रेसिडुअल क्लोरीन। ठीक है, तो अप्लाइड आप देखते जाएंगे 2.9 डिफरेंस, 2.5, 1.4, 1.1, तो इसकी क्लोरीन डिमांड है 1.1 मिलीग्राम पर लीटर। ये बोनस क्वेश्चन जो नेक्स्ट एग्जाम में भी आ सकता है। लेट्स स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन।
इसमें हमें सीक्वेंस बताना है ऑफ डिफरेंट फेजेस ऑफ बायोमास कर्व। तो बेसिकली 4 चीज़ें हैं और चारों का मैंने एक कर्व बनाया है जो आपको डिस्क्राइब करेगा कि कौन सा फेज किसके लिए है। तो देखो, उसको शॉर्ट में समझाने का प्रयास करता हूँ जिससे आप आगे से इस क्वेश्चन को कभी भी भूलेंगे नहीं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो पहला तो आप इसको यूं भी याद रख सकते हैं बार बार बोल के, लैग लॉग स्टेशनरी और एंड हो गया तो एंडोजीनस। ओके, तो ये फेजेस हैं, लैग लॉग स्टेशनरी एंडोजीनस। बार बार बोल लीजिए, याद हो जाएगा 2 बार में। अब ये कैसे आता है ये इस कर्व से समझिए। ये हम बनाते हैं, इसको हम डीप में अब समझते जाएंगे। हम ट्राई ये करते हैं कि एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस जो है वो लॉग फेज में हो, क्योंकि इसका रीजन हम अब देखते हैं कि क्या होता है। तो फेज 1 में देखिए क्या हो रहा है, इसको डिनोट कर लेते हैं इधर। फेज 1 में क्या हो रहा है, बायोमास कर्व जो है वो शॉर्टली इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब क्या है, जो हमारा फूड डाला गया है वो धीरे धीरे इस सिस्टम में अपनी जगह बना रहा है, तो इसलिए इसका रेट इस पॉइंट पे नहीं बढ़ता है। फेज 2 में आते हैं। फेज 2 में क्या हो रहा है कि ये बहुत डायरेक्टली इंक्रीज कर गया, एकदम एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर गया। क्यों? क्योंकि वो फूड के एक्स्टम्ड हो चुका था कि वो जो फूड उसे मिल रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, वो उस फूड को अब खाने लग गया है। और उसमें इस फेज में और एक क्या इम्पोर्टेंट चीज हो रही है कि इस पर सेल डिवीजन हो रहा है, किनका, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। सेल डिवीजन होने की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोड्यूस हो रहे हैं की वजह से लॉग फेज में एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस यूज करते हैं, क्योंकि हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम फूड खाना है। ठीक है, अच्छा, अब थर्ड फेज में क्या हो रहा है, अब थर्ड फेज में देखेंगे कि ये स्टेशनरी हो जा रहा है, कि इंक्रीज किया और डिक्रीज किया। मतलब ओवरऑल जो है वो फूड कम होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, एंडोजीनस रेस्पिरेशन चालू हो जाता है। मतलब कि बॉटम लेयर पे ऑक्सीजन कम होने की वजह से इधर फूड की अवेलेबिलिटी भी कम होती गई है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने आप में ही टूटना और रिड्यूस होना चालू हो जाता है। ठीक है, तो वो फर्स्टली इंक्रीज करता है फिर डिक्रीज कर लेता है। लास्ट में क्या हो रहा है कि फूड तो नेचुरली अब बहुत कम बचा होगा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खा सकते हैं, तो वहाँ पे और डिक्रीज होना चालू हो जाता है, तो ये एंड ही हो जाता है। तो एंड को एंडोजीनियस फेज में ही कहलाते हैं। इसको अभी शॉर्ट में समझाया है, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, वो इसलिए क्योंकि हम सब चीज़ें जो है वो बहुत शॉर्ट में निपटा दे रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव वाइज इस पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। और एक बात ध्यान में ले लीजिए कि अगर आपको एग्जाम्स क्लियर करनी है तो आपको शॉर्ट ट्रिक्स बनानी ही पड़ेगी। शॉर्ट ट्रिक्स, माइंड मैप्स और एक है ना बर्ड्स आई व्यू रखना पड़ेगा, जिससे आप ऊपरी ऊपरी चीज़ें देख लें और उसके बाद आप सिस्टमेटिक तरीके से पेपर अटेम्प्ट कर लें। बस अभी इस पे फोकस करना है। तो हर सांस में मोटिवेशन रखते हुए, हर क्वेश्चन को लगाते हुए इसके ऊपर और गहन अध्ययन कर लीजिए, इसके आसपास क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस है, अब तो उसके ऊपर और क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, उस पर और क्वेश्चंस लगा लीजिए और बुक पढ़ लीजिए। और बुक पढ़ने के लिए जो एनवायरनमेंट के लिए बुक है बेस्ट, वो है एस.के. गर्ग। इससे अच्छी बुक नहीं है, बस इसी से पढ़ते हैं सभी लोग, सभी टॉपर्स, सारे टीचर्स। अन अकेडमी में जसपाल सर चले गए हैं, वो भी पूरी गर्ग घोट के बैठे हैं। तो ध्यान में रखिए कि इसी को पढ़ के रैंक लानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बीओडी वैल्यू चाहिए। अब देखिए, बीओडी वैल्यू के लिए बीओडी समझना जरूरी है कि बीओडी क्या होती है। बीओडी ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो ये कंज्यूम करते हैं किसी ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बेसिकली ऑक्सीजन तो रहेगी, तो एरोबिक कंडीशन बनती है और एट ए स्टैंडर्ड टेम्परेचर। सो अब देखिए,
ऐसे वाटर जो ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर रखते हैं उनकी बीओडी वैल्यू हाई होगी। तो अब इसी से निकाल लीजिए कि बॉटल्ड वाटर जो होगा उसकी सबसे कम बीओडी वैल्यू होगी। फिर वैसे मैंने शायद सही ऑप्शन उठा लिया कि टैप वाटर जो घर पे आता है उसकी और कम होगी। फिर तो ये फर्स्ट नंबर पे है, ये सेकंड पे है। रिवर वाटर, क्योंकि कहीं कहीं पानी हम पी सकते हैं, जैसे गंगा का पानी आप देख लीजिए, ऋषिकेश में जाएंगे तो वो पीने लायक होता है, या और ऊपर गंगोत्री साइड तो टॉप प्योर ही है, आईसी पिघल के आ रही है। सो दैट इज विल रिक्वायर लेस बीओडी। और इंडस्ट्रियल वाटर, क्योंकि इंडस्ट्रियल वाटर, ये वो वाटर बोलने की कोशिश कर रहे हैं इस क्वेश्चन में जो कि इंडस्ट्री में यूज होके निकल जा रहा है, तो दैट विल कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। कार्बन हो सकता है उसमें, उसमें और भी बहुत चीजें हो सकती है जिससे एनवायरनमेंट को दूषित किया जाए, इसलिए उसकी बीओडी वैल्यू हाई होगी। उसको जो बायोलॉजिकली, बायोकेमिकली, बीओडी में बी होता है बायोकेमिकली, इसमें भी कई लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। दैट इज द बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ऑक्सीजन जो मैक्सिमम रिक्वायर करेंगे वो होंगे इंडस्ट्रियल वाटर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी। कोल बेस्ड थर्मल पावर स्टेशंस पॉल्यूट द एटमॉस्फेयर बाय एडिंग। देखिए, कोल की वजह से इसमें से सभी चीजें पैदा हो जाती है। देखिए, एयर पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन में अब कंबशन हो रहा है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड के कंपाउंड्स होंगे ही, सल्फर ऑक्साइड के कंपाउंड्स होंगे ही, और कार्बन मोनोऑक्साइड भी होती है। इसमें सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर भी होता है जो इनडायरेक्टली हो जाता है, जो कहते हैं सूट फ्यूम्स जो हो रही हैं वो सब सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर है। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स क्या करते हैं, कंबशन में प्रोड्यूस होते ही हैं, रेस्पिरेटरी के लिए बहुत खतरनाक है। सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से मिल जाएगा तो ऐसे ड्रेन कर देता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड वैसे ही रेस्पिरेटरी के लिए बहुत खतरनाक है। और ये सब भी पर्टिकुलेट मैटर तो आप जानते ही हैं, जो आजकल PM2.5 और सभी हम निकाल रहे हैं एनवायरमेंटल। तो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट बहुत ही खतरनाक है, और ये सारे ही पॉल्यूटेंट्स मिला देता है। इसकी कुछ कुछ जगह पे बोला गया है कि इसका ऑप्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होना चाहिए, मतलब बी ऑप्शन होना चाहिए, बट ये गलत है। यही कार्बन मोनोऑक्साइड कंबशन हो रहा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी पैदा होता ही है, कार्बन मटेरियल तो है ही वैसे भी उसमें, तो कार्बन मोनोऑक्साइड तो पैदा होना ही है। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन।